गुड मॉर्निंग भैया बहनों, और कैसे हो। पिछले वीडियो में अपन ने लिंग की परिभाषा, वचन की परिभाषा, प्रार्थना पत्र, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा ये सब पढ़े थे। आज अपन क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकारों का वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, लिखना आदि। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, लिखना आदि। हम जानते हैं कि क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सकर्मक और सेकंड है अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा देखेंगे। कर्म के आधार पर
क्रिया के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है, फर्स्ट है सकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर भी उसका फल पड़ रहा है, कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसका फल पड़ता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या हुआ? कर्ता। पुस्तक पढ़ना क्या हुई? उसका कर्म है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन करता है और पुस्तक पढ़ता है क्या है? ये क्रिया है, तो कर्म का फल इस पे पड़ रहा है, पढ़ता है क्रिया, पुस्तक है क्या है? कर्म। तो इसका देखिए आप इधर सकर्मक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ता है, यानी कर्ता के तो ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर है? कर्म के ऊपर है। यानी सीता फूल तोड़ती है, सीता क्या हुई? कर्ता, फूल क्या हुआ? कर्म, और तोड़ना क्रिया। तो सीता फूल तोड़ती है, यानी कि उसका प्रभाव ज्यादा, फूल को क्या तोड़ रही है? उसका कर्म क्या है? वो फूल तोड़ रही है, इसलिए सीता फूल तोड़ती है। क्या क्रिया? इसकी क्रिया के उदाहरण है ये सकर्मक क्रिया की, कि मोहन पुस्तक पढ़ता है और सीता फूल तोड़ती है। दूसरा है अपना अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल
कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता पर, केवल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, सिर्फ कर्ता पर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे विपिन रोता है, गीता हंसती है। जैसे विपिन रोता है तो इसका क्या कर्ता, कर्ता पर कौन रो रहा है? विपिन, यानी कर्ता रो रहा है, तो उसके अंदर अपन कहेंगे विपिन रोता है, तो उसमें कर्ता पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। गीता हंसती है, कौन हंस रहा है? गीता, यानी कर्ता, कर्ता पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अपनी अकर्मक क्रिया। अब देखिए इधर आप अपन एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अपन किसे कहेंगे? कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़ता है, यानी कर्ता पे तो पड़ ही रहा है लेकिन कर्म पर भी पड़ रहा है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसके उदाहरण है जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है। इसके बाद दूसरा है अपना अकर्मक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, यानी उसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ज्यादा पड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे विपिन रोता है, यहाँ कर्ता कौन है? यहाँ विपिन, यानी उसकी जो महत्वपूर्ण बात क्या है? सिर्फ कर्ता में। इसमें हमने पढ़ा है कि केवल कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ता है, यानी विपिन रोता है, गीता हंसती है। अतः आज हमने इसकी क्रिया की परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में जानकारी करी। धन्यवाद।